इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोगों ने कूलम्ब्स लॉ के बारे में पढ़ा। कूलम्ब्स लॉ 2 पॉइंट चार्ज के बीच में एप्लीकेबल है। हमने वो फॉर्मूला पढ़ा कि F = K Q1 Q2 by R²। थोड़ा सा मैं रिवाइज करा देता हूँ कि 2 पॉइंट चार्ज है Q1 एंड Q2। R अगर इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है तो F/1 ड्यू टू 2 का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू F/2 ड्यू टू 1 का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 by R²। Q1 Q2 by R²। तो मॉड Q1 मॉड Q2 लगा देते थे हम लोग। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो है, एप्सिलॉन नॉट इज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और इसका वैल्यू होता था 8.85 × 10⁻⁻12 SI यूनिट में, है ना। बाकी यूनिट इसका क्या होगा वो हम लोग निकालेंगे। दूसरी बात कि अगर ये वैक्यूम में रखे हुए होते तब, है ना, जैसे ये दोनों चार्ज वैक्यूम में रखे हुए होते, यहाँ क्या है, वैक्यूम है, कुछ भी ना मेंशन हो तो आप लोग वैक्यूम मानेंगे। अगर क्वेश्चन आ जाए और कुछ भी ना मेंशन हो तो वैक्यूम ही मान के काम करना है। लेकिन यही दोनों चार्ज Q1 और Q2 अगर किसी मीडियम में होते, सपोज कोई मीडियम है, एनी मीडियम, ठीक है ना, तो अब फोर्स का क्या होता, तो नेट फोर्स बदल जाता है। ध्यान ये रखना है कि जब कभी भी कुछ बातें मैं बोल रहा हूं इसको गौर करना है कि वैक्यूम में तो चलो कोई बात नहीं है कि दो चार्ज अगर वैक्यूम में रखे हुए हो तो फोर्स जो होगा वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 by R² हो जाएगा, है ना। लेकिन दो चार्ज किसी मीडियम में रखे हुए हो तो दोनों चार्ज पे नेट फोर्स बदल जाता है। याद रखना है, एक चार्ज दूसरे चार्ज पे जो फोर्स लगाता है वो कभी नहीं बदलता, वो वैक्यूम रहे तब चाहे कोई मीडियम रहे तब वो नहीं बदलता, लेकिन नेट फोर्स बदल जाता है। और वो जो यहाँ पे ये जो फॉर्मूला हम लोग लिख रहे हैं, जैसे मैं F12 F21 ये वैक्यूम के लिए जो लिखा, ये नेट फोर्स का फॉर्मूला का मैग्नीट्यूड है। उसी तरीके से नेट फोर्स की अगर हम बात करें, और नेट फोर्स की अगर हम बात करें तो ये जो नेट फोर्स होता है दैट बिकम्स, अगर इस मीडियम का एप्सिलॉन, इस मीडियम की परमिटिविटी कुछ है, एप्सिलॉन है, एप्सिलॉन m अगर मैं बोल देता हूं, तो अब ये जो नेट फोर्स, फॉर नेट फोर्स वी विल राइट द फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन m into Q1 mod Q2 by R²। ये एप्सिलॉन m का यूज करेंगे, लेकिन ध्यान ये रखेंगे कि ये नेट फोर्स के मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला है। अगर हम 1 के कारण 2 पे फोर्स देखें या 2 के कारण 1 पे फोर्स देखें तो वो अभी भी उतना ही है जितना यहां था। तो ये एक कंफ्यूजिंग सा क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर दो चार्ज को किसी मीडियम में रख दिया जाए तो क्या बदलता है, नेट फोर्स बदलता है, दोनों पे लगने वाला नेट फोर्स बदल जाता है। क्योंकि हम लोग आगे पढ़ेंगे कि मीडियम आ जाने से थोड़ा सा यहाँ पे चार्ज भी इंड्यूस होता है मीडियम के लेयर पे, और Q2 जैसे हम Q1 पे फोर्स निकालेंगे ना मीडियम में, तो Q2 के कारण तो निकालेंगे ही निकालेंगे, बाकी इंड्यूस चार्ज के भी कारण निकालेंगे, और उन दोनों फोर्स को जब हम ऐड करेंगे ना तो ये आएगा। बस ये ध्यान रखना है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 by R²। अब ये जो एप्सिलॉन m होता है, जैसे किसी भी मीडियम का एप्सिलॉन m जो होता है, एप्सिलॉन m दैट इज परमिटिविटी ऑफ मीडियम, परमिटिविटी ऑफ मीडियम, ये परमिटिविटी ऑफ मीडियम है। और एप्सिलॉन नॉट जो है वो परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम या फ्री स्पेस, वैक्यूम को ही हम लोग फ्री स्पेस भी कहते हैं। और यहाँ पे हम लोग एक चीज डिफाइन करते हैं दैट इज एप्सिलॉन r। एप्सिलॉन r जो होता है वो दैट इज एप्सिलॉन m by एप्सिलॉन नॉट। तो जाहिर सी बात है, दिस इज कॉल्ड रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी। और इसी चीज को हम लोग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी करते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये यूनिटलेस और डायमेंशनलेस होता है, क्योंकि एप्सिलॉन m का वही यूनिट होगा जो एप्सिलॉन नॉट का होगा, इसलिए ये यूनिटलेस हो जाएगा। सो इट इज यूनिटलेस, और यूनिटलेस हो गया तो डायमेंशनलेस तो हो ही जाएगा।
यूनिटलेस, डायमेंशन लेस, ध्यान रखना है। अब करता हूं इलस्ट्रेशन से एक चीज समझते हैं कूलम्ब्स लॉ के बारे में। जैसे मान लीजिए ये एक स्टैंड है, यहां ये दो थ्रेड्स हैं, दोनों इक्वल लेंथ के हैं, इस पे Q1 चार्ज है, इस पे Q2 चार्ज है, और दोनों चार्ज पॉजिटिव है, दोनों चार्ज पॉजिटिव है, दोनों का मास भी सेम है m। तो इस सिचुएशन के रिगार्डिंग बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे यहाँ हम लोग देख सकते हैं, अगर इन दोनों की लंबाई l है, ये दोनों l है, और इन दोनों के बीच की दूरी r है ना। हालांकि मास अलग अलग भी हो सकते हैं। तो जैसे मैं एक इलस्ट्रेशन से आपको एक कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ, इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। जैसे क्योंकि ये दोनों चार्ज पॉजिटिव हैं, इसलिए एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। और अगर ये अर्थ के ऊपर किसी सरफेस के ऊपर रखे हुए हैं और किसी एक का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे, एफबीडी ऑफ 1 मैं ड्रॉ करता हूँ, एफबीडी ऑफ 1, तो इस ब्लॉक पे कौन कौन सा फोर्स लगेगा, इस ब्लॉक पे फोर्स लगेगा इसका mg, नीचे की तरफ लगेगा, एक टेंशन लगेगा इधर की तरफ क्योंकि थ्रेड है, टेंशन T इधर की तरफ लगेगा, और एक रिपल्सिव फोर्स लगेगा क्योंकि ये दोनों चार्ज पॉजिटिव है, तो रिपल्सिव फोर्स इधर की तरफ लगेगा। वो कितना लगेगा, तो मान लो अगर ये वैक्यूम है तो वो लगेगा K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर के बराबर फोर्स लगेगा। ये दोनों चार्ज अभी किसमें है, इक्विलिब्रियम में है। तो अगर हम इक्विलिब्रियम को कंसीडर करें, सपोज ये एंगल जो है हमारा, दिस एंगल इज, अगर मैं इस एंगल को थीटा मानता हूं, सपोज इफ दिस एंगल इज थीटा, देन दिस एंगल विल बी व्हाट, 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा। तो अगर मैं फोर्स को ब्रेक करूंगा तो ये एंगल जो होगा, दिस एंगल विल बी 90 माइनस थीटा। तो चूंकि ये इक्विलिब्रियम में है इसलिए इस पे नेट फोर्स 0 होना चाहिए। नेट फोर्स 0 जब मैं करूंगा तो t का कंपोनेंट इधर की तरफ कितना जाएगा, t cos 90 माइनस थीटा, t cos 90 माइनस थीटा दैट इज t sin थीटा, और t sin 90 माइनस थीटा ऊपर की तरफ दैट इज t cos थीटा। तो अब तो मैंने फोर्स को ब्रेक कर दिया, अब इसे दिखाने की जरूरत नहीं है ना। अगर अब मैं इस t, ये जो t एरो मैं दिखा रहा हूं, इसको अब मैं रब भी कर दूं तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैंने इस फोर्स को ब्रेक कर दिया, t sin थीटा t cos थीटा। तो अब अगर मैं इक्विलिब्रियम को कंसीडर करता हूं तो नेट अपवर्ड फोर्स डाउनवर्ड फोर्स के बराबर होना चाहिए और नेट राइटवर्ड फोर्स लेफ्टवर्ड फोर्स के बराबर होना चाहिए। तो अगर मैं लिखूं यहां पे तो t cos थीटा फॉर इक्विलिब्रियम और इक्विलिब्रियम, t cos थीटा t sin थीटा इज इक्वल टू k q1 q2 बाई आर स्क्वायर, और t cos थीटा इज इक्वल टू mg, है ना। तो ये एक इक्वेशन आ जाएगा और ये एक इक्वेशन आ जाएगा। तो ये दोनों बहुत फैमिलियर इक्वेशंस हैं और इनको हम लोग याद रख सकते हैं। अब इसके रिगार्डिंग बहुत सारी चीजें आपसे पूछी जा सकती है। जैसे आपसे पूछा जा सकता है कि अगर एक इक्विलिब्रियम में है तो ये थीटा कितना होगा, थीटा निकाल सकते हैं। कैसे निकलेगा, तो दोनों को डिवाइड कर देंगे। अगर हम दोनों को डिवाइड कर दें, दोनों को डिवाइड कर दें, डिवाइडिंग 1 and 2, डिवाइडिंग 1/2, what we will get, t cancel sin theta by cos theta, that is tan theta is equal to क्या आ जाएगा, k q1 q2 by r square by mg, this is the tan theta, ये tan theta आ जाएगा, है ना। अच्छा tan theta जब आ गया तो t भी आ जाएगा। अगर मैं tan theta से sin theta का वैल्यू निकाल के और इस इक्वेशन में रख दूं तो टेंशन भी आ जाएगा। तो we can find t also, ये आपको करने के लिए मैं छोड़ दे रहा हूं, we can find t also, है ना, by eliminating the equation।
उसी तरीके से एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कि दो चार्ज हैं, ये दो चार्ज हैं, उनको एक थ्रेड से मैं बांध दूं, इफ देयर आर टू चार्जेस आइडेंटिकल चार्जेस, उनको एक थ्रेड से मैं बांध दूं एंड द एंटायर सेटअप इज टेकन इनटू ए सैटेलाइट। जैसे मैं फिगर बना के इलस्ट्रेशन 2 से समझाता हूं। इलस्ट्रेशन 2, जैसे यही वो सीन था, बिल्कुल सेम फिगर मैं बना रहा हूं और इस पूरे सेटअप को मैं एक सैटेलाइट में ले जाता हूं। सैटेलाइट क्या करता है? तो सैटेलाइट अगर की बात करें, हमारा सैटेलाइट है, जैसे अर्थ का सैटेलाइट है, तो वो अर्थ के चारों तरफ क्या करता है? चक्कर काटता है। तो अगर इस सैटेलाइट को मैं सैटेलाइट में इस पूरे apparatus को ले जाता हूं तो क्या हो जाएगा? अगर ये लेंथ l है, ये लेंथ l है, तो सैटेलाइट तो चारों तरफ चक्कर काटेगा। उस समय क्या होगा कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा वो किधर की तरफ लगेगा? तो ध्यान रखना है, थोड़ा समझना है यहाँ, वो सेंट्रीपिटल फोर्स इधर की तरफ लगेगा, है ना। ये जो हम mg नीचे लगा, अगर अर्थ के सरफेस के सामने होता तो mg फ्री बॉडी डायग्राम में हम ऐसे लगाते, क्योंकि एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे होती है। लेकिन जब अर्थ के चारों तरफ में, ये अर्थ है और हमारे चारों तरफ ये पूरा apparatus चक्कर काटेगा, तो रेडियली लगेगा सैटेलाइट वाला जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो रेडियली लगेगा। यानी अगर हम इसी को मान लेता हूं कि ये हमारा सैटेलाइट है, ये जो अगर ग्रीन बोर्ड है यही हमारा सैटेलाइट है, तो इसमें सेंट्रीपिटल फोर्स इधर की तरफ लगेगा, है ना। तो जब इधर की तरफ लगेगा तो वो तो सेंट्रीपिटल फोर्स mv² के बराबर हो जाएगा। तो उस सिचुएशन में क्या हो जाएगा? तो पहले जब mg नीचे लगता था तब तो t का एक कंपोनेंट इधर और t का एक कंपोनेंट ऊपर mg को बैलेंस करता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, है ना। क्योंकि mg यानी mg का मतलब जो अर्थ हम पे फोर्स लगा रहा था, तो सैटेलाइट के केस में अर्थ का लगने वाला फोर्स इधर की तरफ लगेगा, है ना, जब ये चारों तरफ चक्कर काटेगा। तो इन दैट वेरी केस, सैटेलाइट के केस में जब सैटेलाइट की बात करेंगे तो ये mg ऐसे नहीं लगेगा, इधर की तरफ लगेगा, इधर की तरफ लगेगा, और उस सिचुएशन में दिस विल बी द सी, है ना। अगर हम 3D व्यू दिखाएं तो ये ऐसे लग जाएगा, ये अर्थ वाला फोर्स लग जाएगा, और ये इन दोनों चार्जेस के बीच में, अगर इसमें प्लस क्यू चार्ज होता, इसमें भी प्लस क्यू चार्ज होता, तो इन दोनों चार्ज के बीच में दूरी L L 12 हो जाती। और उस केस में क्या हो जाता? उस केस में T हमारा, ये अगर मान लो ये भी Q है प्लस Q, ये भी है प्लस Q, पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज है, तो उस केस में अगर ये इक्विलिब्रियम को कंसीडर करें तो इस पे रिपल्सिव फोर्स इधर की तरफ लगेगा, T इधर की तरफ लगेगा, इस पे रिपल्सिव फोर्स इधर की तरफ लगेगा, T इधर की तरफ लगेगा। तो ये रिपल्सिव फोर्स कितना लगेगा? तो दोनों के बीच की दूरी कितनी हो गई? L L 12। सो रिपल्सिव फोर्स विल बी F इज इक्वल टू K Q स्क्वायर बाय L L 12 का होल स्क्वायर, दैट इज 4L स्क्वायर। और इधर की तरफ क्या लगेगा? T। इस केस में T क्या हो जाएगा? K Q स्क्वायर बाय 4L स्क्वायर। यानी जब हम इस पूरे सेटअप को सैटेलाइट पे ले जाएंगे जो कि चारों तरफ चक्कर काटता है अर्थ के, उस केस में आपसे पूछा जा सकता है कि T कितना होगा? तो T विल बी K Q स्क्वायर बाय 4L स्क्वायर। ऑलराइट, हम लोगों ने देखा कूलॉम्ब्स लॉ, देखा पॉइंट चार्ज के बारे में हम लोगों ने बात की, है ना। पॉइंट चार्ज के बारे में बात करने के बाद कूलॉम्ब्स लॉ से के रिगार्डिंग बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, आपको असाइनमेंट में मिलेंगे, आप उसको लगाइएगा, है ना। जैसे अगर हम लोग बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड, तो कूलॉम्ब्स लॉ ने क्या किया? कूलॉम्ब्स लॉ में हमने एक चार्ज दूसरे चार्ज पे जो फोर्स लगाता है वो हमने निकालना देखा, है ना। ये म्यूचुअल फोर्स होते हैं, कंजर्वेटिव इन नेचर होते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा, बहुत सारी बातें हमने की। तो जब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे, उसी चीज को समझने का एक तरीका है इलेक्ट्रिक फील्ड। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है ना। जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे पहले किसी पॉइंट चार्ज का, किसी भी चार्ज का एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो सबसे पहले पॉइंट चार्ज की अगर हम बात करें, पॉइंट चार्ज की अगर हम बात करें तो ये अगर Q चार्ज है हमारा, कोई प्लस Q चार्ज है पॉइंट चार्ज, तो इसके कारण R डिस्टेंस में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा?
व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मैं डेफिनेशन बोल देता हूँ, ये आप पढ़िएगा, लिखवाने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम लोगों को टाइम का भी मैनेजमेंट करना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या, तो डेफिनेशन क्या है इसका, तो डेफिनेशन है इट इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड। जैसे यहाँ पे अगर मैं एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज रख दूँ, अगर ये प्लस क्यू चार्ज है कोई जिसका मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है इस पॉइंट पे, इस पॉइंट का नाम मैं दे देता हूँ पी, मतलब इस प्लस क्यू चार्ज के कारण पी पॉइंट पे मुझे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो मुझे क्या करना होगा, तो इस पी पॉइंट पे रखे किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज के द्वारा जो फोर्स एक्सपीरियंस किया जाएगा वो फोर्स ही इस पॉइंट पे इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, है कि नहीं। यानी वी कैन से इट इज द, यहाँ पे एक क्यू नॉट चार्ज में रख दूं, क्यू नॉट चार्ज है ना, क्यू नॉट चार्ज रख दूं और यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, इसको टेस्ट चार्ज भी कहते हैं, यानी ये तो पॉजिटिव है ही है। तो अगर ये प्लस क्यू चार्ज है तो इस प्लस क्यू नॉट पे किधर की तरफ फोर्स लगाएगा, अवे रेडियली अवे इधर की तरफ फोर्स लगाएगा, और वो फोर्स कितना लगाएगा, तो अगर हम फोर्स की बात करें तो के क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर लगाएगा, और अगर इस फोर्स में मैं इस क्यू नॉट से डिवाइड कर दूं तो व्हाट बाई वी विल गेट एफ बाई क्यू नॉट एंड दैट इज के क्यू बाई आर स्क्वायर। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी किसी भी पॉजिटिव चार्ज के कारण किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, पॉइंट चार्ज के कारण के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो पॉजिटिव अगर है, अगर यही चार्ज जैसे ये पॉजिटिव है तो यहाँ पे r डिस्टेंस में इलेक्ट्रिक फील्ड P है, इलेक्ट्रिक फील्ड को E से हम डिनोट करते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड E वेक्टर क्या हो जाएगा हमारा, इलेक्ट्रिक फील्ड E वेक्टर हो जाएगा kq बाई r स्क्वायर, और किधर की तरफ हो जाएगा, तो इधर की तरफ हो जाएगा, अवे, अवे का मतलब r कैप, यहाँ मैं लिख देता हूँ अवे। अच्छा, अगर यही चार्ज निगेटिव होता तो क्या होता, यही चार्ज माइनस क्यू चार्ज अगर हमारा निगेटिव होता तो P पॉइंट पे अगर r डिस्टेंस पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं इस केस में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाता के क्यू बाई आर स्क्वायर, मैग्नीट्यूड में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये क्या हो जाता आर कैप निगेटिव माइनस आर कैप, क्योंकि आर वेक्टर अगर चार्ज से पी पॉइंट को मिलाने वाला वेक्टर आर है तो इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर की तरफ लगता, इधर की तरफ लगता है, इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर की तरफ होगा, तो इसके लिए लिखेंगे हम लोग 2r। एक कंक्लूजन हम लोग निकाल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज से अवे होता है और नेगेटिव चार्ज से उसी की तरफ होता है। All right. जैसे हमने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड की ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी, तो E, क्योंकि हम लोग क्या लिख रहे हैं, E इज इक्वल टू पॉइंट चार्ज के कारण क्या लिख रहे हैं, के क्यू बाई आर स्क्वायर, के क्यू बाई आर स्क्वायर जब हम लिख रहे हैं तो, और ये है क्या बेसिकली एफ बाई क्यू, तो ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा न्यूटन पर कूलम, ये हो जाएगा इसका एसआई। दूसरी बात कि अगर किसी चार्ज को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया जाए तो उस पर एक फोर्स लगता है, जैसे एक इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारे पास, मान लो ये पॉइंट है, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ है, तो यहाँ पे अगर मैं प्लस क्यू चार्ज रखूं तो उस पर फोर्स कितना लग जाएगा, तो एफ ऑन क्यू क्या लग जाएगा, एफ ऑन क्यू विल बी चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड क्यू इनटू ई। अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो एफ, अगर यहीं पे माइनस क्यू चार्ज होता तो एफ और माइनस क्यू क्या हो जाता, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था, तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे लगने वाला फोर्स था, तो प्लस क्यू चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वाला फोर्स जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ लगता है, माइनस क्यू चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड वाला फोर्स इधर की तरफ लगेगा, तो मैग्नीट्यूड अभी भी यही होगा, क्यू ही होगा, लेकिन किधर की तरफ लगेगा, माइनस क्यू ही, बिकॉज़ इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट उस पे फोर्स लगेगा, ठीक है ना। तो रिमेंबर वन थिंग, इफ ए चार्ज इज केप्ट इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द चार्ज इज पॉजिटिव, इट विल एक्सपीरियंस ए फोर्स क्यू ही, है ना। अगर किसी चार्ज को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है और वो इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर वो चार्ज पॉजिटिव है तो उस पर फोर्स किधर की तरफ लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ, कितना लगेगा, Q इंटू ई। वही चार्ज अगर नेगेटिव होता तो कितना फोर्स लगता, तो फोर्स का मैग्नीट्यूड अभी भी Q ही होगा, मैग्नीट्यूड नहीं बदलेगा, डायरेक्शन किधर लगेगा, E के अपोजिट। ऑलराइट, कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड्स के बारे में मैं आपको बता देता हूँ।
जैसे पॉइंट चार्ज के कारण तो आपने देख लिया, अगर सुपर पोजिशन की बात करें, किसी बहुत सारे चार्जेज होंगे, सुपर पोजिशन प्रिंसिपल की अगर हम बात करें, सुपर पोजिशन प्रिंसिपल की बात करें तो हम लोग ऐसे बात कर सकते हैं कि अगर हमारे मान लो ये कोई सिस्टम है ना, इसमें बहुत सारे चार्जेज हैं, Q1 Q2 Q3 Q4 अप टू Qn तक चार्ज है, और इसके कारण, इस पूरे सिस्टम के कारण किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, इस P पॉइंट पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। कोई कहता है कि E एट P निकालो, तो E एट P हम लोग कैसे निकालेंगे? तो मान लो Q1 के कारण, Q2 के कारण, Q3 के कारण, Q4 के कारण अप टू Qn के कारण, इन सब के कारण हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। यानी E एट P विल बी सिंपली द वेक्टर्स ऑफ ऑल इलेक्ट्रिक फील्ड्स E1 प्लस E2 अप टू En। यानी अगर हमारे पास बहुत सारे चार्जेज हो और सारे चार्जेज की वजह से मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो, तो हम एक एक इंडिविजुअल चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, और चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए उन सारे इलेक्ट्रिक फील्ड्स को हम लोग वेक्टरली ऐड कर देंगे। जैसे कि एग्जांपल से हम लोग क्लियरली समझ सकते हैं। जैसे सपोज हमारे पास ये 2 चार्ज है या 3 चार्ज है, सपोज दिस इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल L L L L, यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ पे भी प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ पे भी प्लस क्यू चार्ज है, और इसके सेंटर पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मुझे सेंटर पे निकालना है तो कैसे निकलेगा? इस प्लस क्यू चार्ज के कारण अवे, इस प्लस क्यू चार्ज के कारण अवे, और इस प्लस क्यू चार्ज के कारण अवे, है ना। और सिमेट्रिसिटी से हम लोग देखेंगे ये तीनों फोर्स क्या हो जाएंगे, तो तीनों फोर्स क्या होंगे, क्योंकि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, ये तीनों डिस्टेंस क्या हो जाएंगे, सेम सिमेट्रिसिटी से, क्योंकि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है। और ये तीनों फोर्स के बीच में कितना एंगल लगेगा, तो एंगल भी हम लोग निकाल सकते हैं 120 120 एंड 120, है ना। 120 120 एंगल्स हो जाएंगे, बिकॉज ये 30 हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा, ये एंगल पूरा कितना हो जाएगा 120। उसी तरीके से ये 30 हो जाएगा, 30 30, ये भी 30, ये भी 30, तो ये सब, ये 120 ये 120 120 हो जाएंगे। तो यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ई नेट क्या हो जाएगा, दैट इज 0, है ना। ये बहुत एक सिंपल एग्जांपल था। उसी तरीके से जैसे 2 चार्ज है, प्लस क्यू और ये माइनस क्यू, और यहां पे बीच में मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। दिस डिस्टेंस इज आल्सो r एंड दिस डिस्टेंस इज आल्सो r एंड दिस इज पॉइंट O। तो E एट O क्या हो जाएगा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, E एट O क्या हो जाएगा। तो E एट O, अब जाहिर सी बात है सिस्टम में कितने चार्ज हैं, 2 चार्ज, तो दोनों चार्ज की वजह से मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होगा। इस अगर मैं यहाँ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम अपना बना दूं, जैसे एक प्रॉपर वेक्टर फॉर्म में, जब आप कोई आपसे पूछे तो क्या करेंगे आप, तो एक प्रॉपर वेक्टर फॉर्म की अगर हम बात करें तो E एट O क्या हो जाएगा, तो O के प्लस क्यू के कारण किधर की तरफ फील्ड होगा, अवे, और इस माइनस क्यू के कारण किधर की तरफ होगा, तो उसी की तरफ टुवर्ड्स, यानी ये दोनों फील्ड क्या हो जाएंगे, सेम ही डायरेक्शन में है तो ऐड हो जाएंगे। तो E एट O जो होगा वो E ड्यू टू प्लस क्यू प्लस E ड्यू टू माइनस क्यू, E ड्यू टू प्लस क्यू प्लस E ड्यू टू माइनस क्यू। E ड्यू टू प्लस क्यू क्या हो जाएगा, तो इट इज KQ बाई R स्क्वायर, और अवे का मतलब इस डायरेक्शन में, और इस डायरेक्शन में क्या है, प्लस एक्स एक्सिस है, तो वेक्टर बनाने के लिए क्या लिखना पड़ेगा यहाँ, आई कैप प्लस E ड्यू टू माइनस क्यू क्या हो जाएगा, KQ बाई अगेन R स्क्वायर, और ये भी कितना हो जाएगा, आई कैप ही हो जाएगा, क्योंकि सेम डायरेक्शन में है। ये कितना हो जाएगा, 2KQ बाई R स्क्वायर आई, तो दिस इज इलेक्ट्रिक। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, आप लगाइएगा, है ना, और डाउट सेशन में पूछिएगा, ठीक है। मैंने सिंपल 2 एग्जांपल दिया और बता दिया कि सुपरपोजिशन में क्या करते हैं। तो ध्यान रखना है, सुपरपोजिशन में हम लोग अगर सिस्टम में बहुत सारे चार्जेज हैं, तो किसी एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो उन सारे चार्जेज की वजह से हम इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड्स निकालते हैं, और उन सारे इलेक्ट्रिक फील्ड्स को सीधे ऐड कर देते हैं। सीधे ऐड का मतलब, चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए उन्हें वेक्टरली ऐड करते हैं।
कैसे ऐड करते हैं? वेक्टरली ऐड करते हैं। अब कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड्स के बारे में हम लोग जान जाए। जैसे पॉजिटिव चार्ज के कारण, पॉइंट चार्ज के कारण तो हम लोग देख लिया Q/R²। फील्ड ड्यू टू ए रिंग, फील्ड ड्यू टू ए रिंग एट एन एक्सियल पॉइंट, एट एन एक्सियल पॉइंट। बोर्ड की तैयारी के दौरान, है ना, बोर्ड की तैयारी के दौरान आपने देखा होगा, है ना, डिराइव भी किया होगा कि एक्सिस में कितना होता है फील्ड। तो सपोज अगर ये हमारा रिंग है और मान लो ये पॉजिटिवली चार्ज है, और ये इसका सेंटर है, इस पे टोटल चार्ज Q है, R इसका रेडियस है, इसका सेंटर O है, और ये एक्सिस है ना, यानी रिंग ऐसे रखा हुआ है और ऐसे इसका एक्सिस पास करना है। तो इस एक्सिस पे P कोई पॉइंट है और यहाँ से यहाँ की दूरी अगर x है, तो इस फॉर्मूले को आप सीधे लिख लो, है ना। ये सीधे अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हो तो डिराइव करने की जरूरत अभी नहीं है, डिराइव आपने बोर्ड में किया ही होगा, बोर्ड की प्रिपरेशन में। तो इस P पॉइंट पे E at P जो होगा दैट इज KQX by R² plus XX² to power 3/2। ध्यान रखना है। और किधर की तरफ होगा? तो पॉजिटिव है तो अवे, नेगेटिव होता तो उसकी तरफ। तो अगर ये पॉजिटिव चार्ज है और हमारा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम ऐसा है xy, तो किधर की तरफ हो जाएगा? आई है KQX by R² plus XX² to power 3/2। ठीक है ना, KQX by R² plus XX² to power 3/2 आई है। यहां से एक चीज क्लियर है, क्या क्लियर है? अच्छा, जब आप इसको मैक्सिमम वैल्यू की बात करेंगे ना कि ये एक फील्ड कहां पे मैक्सिमाइज होगा, तो एक चीज मैं आपको एक आइडिया से बता देता हूं। यहाँ मैं बिना कैलकुलस यूज किए एक आइडिया से मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि आपसे कोई पूछे ये यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग कैसा है? यूनिफॉर्मली चार्ज है, यूनिफॉर्मली। अच्छा, जब कुछ मेंशन ना होना तो यूनिफॉर्मली चार्ज ही माना जाता है। जब तक कुछ मेंशन ना हो किसी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, उसे हम लोग यूनिफॉर्मली चार्ज ही मानेंगे, है ना। जैसे मेरे से कोई पूछे कि सेंटर पे फील्ड कितना होगा, सेंटर पे फील्ड का मतलब O पे फील्ड है ना, O का मतलब x कितना 0, तो E at O कोई कहेगा तो मैं E at O धराले से निकाल सकता हूँ। E at O हो जाएगा x 0 रखेंगे, ये पूरा क्या हो जाएगा 0, फील्ड सेंटर पे क्या हो जाएगा, O पे फील्ड 0 हो जाएगा। अच्छा, एक चीज और क्लियर है कि जैसे जैसे हम डिस्टेंस दूर जाएंगे फील्ड फिर से क्या हो जाएगा, घटता जाएगा। यानी जरूर फील्ड यहां से बढ़ेगा क्योंकि O पे तो 0 है, उसके बाद कुछ ना कुछ तो होगा ही होगा, यानी O से जब हम x एक्सिस की तरफ चलेंगे तो फील्ड बढ़ेगा और फिर बहुत ज्यादा दूर जब जाएंगे तो फील्ड घटेगा। इससे एक चीज क्लियर है कि फील्ड जरूर कहीं ना कहीं मैक्सिमम होगा। इस बीच में O से लेके इंफिनिटी के बीच में कहीं यहाँ चाहे यहाँ चाहे यहाँ कहीं भी फील्ड मैक्सिमम जरूर होगा, क्योंकि O पे 0 था, फिर O के बाद कुछ था यानी O बढ़ा और फिर आगे जाने पे घटा, यानी बीच में कहीं मैक्सिमम होगा। और वो जो डिस्टेंस होता है वो डेफिनेटली डिस्टेंस यहाँ पे अगर है तो दिस डिस्टेंस इज एक्चुअली x is equal to r/√2, r/√2। E is maximum, ये हम लोग प्रूव भी कर सकते हैं इसको। अगर मैं इसे कैलकुलस यूज करके dE/dx को 0 करूं तो वी कैन गेट दैट वेरी वैल्यू ऑफ x, और वो x r/√2 आता है। तो x is equal to हम लोग लिख सकते हैं प्लस माइनस r/√2 पे E जो होता है वो मैक्सिमम होता है, E मैक्सिमम होता है। यानी अगर मैं इधर चलूं इधर भी तो फील्ड होगा, जैसे पॉजिटिव के कारण इधर भी अवे होगा, इधर जाएंगे तो इधर भी अवे होगा। क्लियर है ना, ध्यान रखना है। तो r/√2 E मैक्स प्लस माइनस r/√2 पे E मैक्सिमम होता है, ध्यान रखना है इस चीज को।
जैसे एक चीज आपसे पूछी जा सकती थी, सपोज दिस इज ए रिंग, ये एक रिंग है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये इसका एक्सिस है, आर इसका रेडियस है, इस पे क्यू चार्ज है, टोटल चार्ज क्या है क्यू। तो अगर हम यहां पे इसके एक्सिस पे किसी पॉइंट पे माइनस क्यू चार्ज रखते हैं एक्स डिस्टेंस पे, तो जाहिर सी बात है इस रिंग के कारण फील्ड किधर की तरफ है, इधर की तरफ। तो पहले मैं आप समझ लीजिए मैं किस सिचुएशन को डिस्कस कर रहा हूं कि अगर एक रिंग है जो कि चार्ज है पॉजिटिवली चार्ज, उसके एक्सिस पे सेंटर से कुछ डिस्टेंस पे एक नेगेटिव चार्ज, इसका कुछ मास भी होगा m, इसका कुछ मास भी होगा m, इस नेगेटिव चार्ज को अगर हम रखते हैं तो क्या होगा फर्दर। अगर आप यहाँ पे रख के इसको छोड़ देते हो तो रखते ही इस पे एक फोर्स लगेगा, है ना, क्लियर है। क्यों फोर्स लगेगा, क्योंकि इस रिंग का यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। रिंग हमारा फिक्स है, हालांकि फोर्स तो रिंग पे भी लगेगा, लेकिन रिंग को हम मूवेबल नहीं मान रहे हैं। ये जो हमारा रिंग है यहाँ लिख भी देना चाहिए, दिस रिंग इज फिक्स्ड, ये मूव नहीं करेगा, लेकिन ये फ्री है। तो एक चीज क्लियर है कि इस रिंग के कारण चूंकि फील्ड राइट साइड की तरफ होगा और ये चार्ज नेगेटिव है, इसमें फोर्स किधर की तरफ लगेगा, लेफ्ट की तरफ लगेगा। और जैसे जैसे ये नजदीक आएगा फोर्स का मैग्नीट्यूड बढ़ता जाएगा, यानी कि इधर की तरफ क्या करेगा, एक्सेलरेट करेगा, फिर एक्सेलरेट करते करते सेंटर पे आएगा, और चूंकि सेंटर पे आते आते इसके पास एक वेलोसिटी आ गई होगी, इसलिए ये यहाँ रुकेगा नहीं, ये फिर आगे जाएगा। और जैसे ही यहाँ से आगे जाएगा अब फोर्स किधर की तरफ लगेगा, तो चूंकि फील्ड इधर की तरफ है, अगर मैं लेफ्ट साइड में जाऊं तो फील्ड पॉजिटिव से अबे इधर की तरफ है, तो अब इसी माइनस क्यू चार्ज पे फोर्स किधर की तरफ लगेगा, तो राइट साइड की तरफ लगेगा। यानी जैसे ही ये सेंटर से लेफ्ट में जाएगा हमारा ये माइनस क्यू चार्ज रिटार्ड करना शुरू कर देगा। क्या करना शुरू कर देगा, रिटार्ड करना शुरू कर देगा। यानी ये रिटार्ड करते 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 जाकर के कहीं रुक जाएगा। फिर चूंकि ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, फील्ड इधर की तरफ है, तो फिर ये इधर आएगा, फिर ये इसकी स्पीड बढ़ती जाएगी, सेंटर पे आते आते इसकी स्पीड मैक्सिमम हो जाएगी। फिर ये जैसे ही आगे जाएगा इस पे फोर्स किधर की तरफ लगना शुरू हो जाएगा, लेफ्ट की तरफ लगना शुरू हो जाएगा। सो वी कैन सी दैट एक पीरियोडिक मोशन स्टार्ट हो जाएगा। क्या स्टार्ट हो जाएगा, पीरियोडिक मोशन स्टार्ट हो जाएगा। अब ये पीरियोडिक मोशन होगा, अब वो पीरियोडिक मोशन जो होगा वो ऑक्सीलेटरी होगा या सिंपल हार्मोनिक होगा, ये अब दो बातें निकलती हैं। क्योंकि आप 11th में पढ़े होंगे पीरियोडिक मोशन, है ना, दो टाइप के मोशन के बारे में हम लोगों को पढ़ना है, ऑक्सीलेटरी और सिंपल हार्मोनिक। तो अभी मैं आप लोग डाउट में मेरे से पूछिएगा, है ना, ऐसे क्वेश्चंस असाइनमेंट्स में मिलेंगे, आप ट्राई कीजिएगा जब लाइव सेशन होगा जूम पे तो डाउट में पूछिएगा कि ये पीरियोडिक जो होगा ऑक्सीलेटरी कब होगा और सिंपल हार्मोनिक कब होगा। तो मैं आप लोगों को जरा सा बता दूं कि अगर ये x काफी स्मॉल हुआ, अगर ये x स्मॉल हुआ तो ये जो फोर्स लगेगा रिंग की वजह से चार्ज पे, वो x के साथ लीनियरली वैरी करना स्टार्ट कर देगा। यानी फोर्स और x में लीनियर रिलेशनशिप अगर हो गया तो वो सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा। और पता है वो कब होगा, वो तब होगा जब ये x काफी स्मॉल हो। क्योंकि देखिए अगर इस माइनस क्यू को यहाँ नहीं, आप यहाँ भी छोड़ देंगे और एक्सिस पे कहीं भी छोड़ देंगे तब भी पीरियोडिक मोशन तो होगा, क्योंकि वो खींच के लाएगा, फिर इधर जाएगा, फिर खींच के लाएगा, तो उस केस में भी पीरियोडिक होगा। और कम एक्स पे रख के छोड़ेंगे उस केस में भी पीरियोडिक होगा। लेकिन सिंपल हार्मोनिक कब होगा, जब एक्स स्मॉल हो, क्योंकि उसी केस में फोर्स एक्स के साथ लीनियरली डिपेंडेंट होगा। बाकी केस में क्या हो जाएगा, तो ऑक्सीलेटरी हो जाएगा। तो ध्यान रखना है, अगर एक्स स्मॉल हो, एक्स स्मॉल है तो SHM करेगा, x लार्ज है अगर तो ये ऑक्सीलेटरी हो जाएगा। और मैं आप लोगों को एक होमवर्क दे देता हूं, फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ HW दे रहा हूं, फाइंड टाइम पीरियड ऑफ ए स्मॉल ऑक्सीलेशन, स्मॉल ऑक्सीलेशन। यहां पे ये ध्यान रखना है एक्स इज स्मॉल, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आप लगाइएगा।
अगर हम लोग रिंग के कारण, फिर से रिंग की बात हम लोग कर रहे हैं, दिस इज द रिंग, ये पॉजिटिव चार्ज है, आर इसका रेडियस है, क्यू इस पे चार्ज है, तो हमने देखा एक्स डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई जो होता है वो होता है के क्यू एक्स बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स एक्स स्क्वायर के पावर 3/2, है ना। तो यहाँ अप्रोक्सीमेशन वाले बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। जैसे आपसे पूछेगा ओ के आसपास, जैसे ये सेंटर है ना ओ, अभी ये जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ ना, ये आपके प्रीवियस क्वेश्चन जो टाइम पीरियड वाला मैंने दिया है उसमें काम आएगा, इसलिए मैं थोड़ा डिस्कस कर देता हूँ, क्योंकि आपको लगेगा कि ये कहे कि क्वेश्चन मिल गया। तो ध्यान रखिएगा, मैं इसे जानबूझ के डिस्कस कर रहा हूँ ताकि वो जो एसएचएम का टाइम पीरियड वाला क्वेश्चन अभी जस्ट 2 मिनट पहले मैं दिया हूँ वो आप करना। जैसे आप देखो कि अगर x इफ x इज स्मॉल, जैसे कोई कहता है कि यहाँ पे फील्ड कितना होगा, यानी इफ x इज वेरी स्मॉल, जैसे मान लो इसका रेडियस है 1 मीटर, इस रिंग का रेडियस है 1 मीटर, तो x इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर पे फील्ड क्या होगा, व्हाट विल बी e, यानी यहाँ पे जस्ट यहाँ पे। उस केस में ये x क्या हो जाएगा, इन दैट वेरी केस, यानी मैं लिख देता हूं यहाँ पे, यानी if r is very 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 greater than x, then r square plus x x square almost equal to r square, और उस केस में e क्या हो जाएगा, उस केस में e हो जाएगा k q x बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स एक्स स्क्वायर, ये जो है नीचे वाला टर्म उसको आर स्क्वायर लिख सकते हैं, आर स्क्वायर के पावर 3/2, तो इट विल बी के क्यू एक्स बाई 2 कैंसिल, क्योंकि मल्टीप्लाई होगा आर क्यू, के क्यू एक्स बाई आर। तो कभी कभी ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है ना, कि व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट फील्ड, है ना, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट फील्ड नियर द सेंटर ऑफ द रिंग ऑन द एक्सिस, यानी किसी रिंग के एक्सिस पे सेंटर से हल्के से दूरी पे, कितनी दूरी पे, हल्की सी दूरी पे फील्ड कितनी होगी, तो ठीक है ये तो फॉर्मूला है, अच्छी बात है, लेकिन वो अप्रोक्सीमेटली कितनी हो जाएगी, के क्यू एक्स बाई आर क्यू। और यहाँ से एक चीज आप देख सकते हो कि दैट वेरी फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, तो चूंकि फील्ड एक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसलिए फोर्स भी एक्स के क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, और एक्सेलरेशन भी, ये जो -q चार्ज था इसको, जिसको मैं यहाँ रख के छोड़ा था, उसका जो एक्सेलरेशन भी हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, x के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा और डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट हो जाएगा, और यही सिंपल हार्मोनिक मोशन का क्या है, क्राइटेरिया है ना। तो के क्यू एक्स बाई आर क्यू ध्यान रखिए, है ना, तो के क्यू बाई आर क्यू इसका क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, ध्यान रखेंगे। अगर ये ग्राफ कोई कहे EX ग्राफ ड्रॉ करने को, यहाँ पे वी कैन ड्रॉ EX ग्राफ आल्सो, है ना, EX ग्राफ हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, कैसे, तो देखिए x 0 पे फील्ड क्या है, 0 है, तो दिस ग्राफ विल लाइक दिस, ध्यान रखना है, और ये क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू r/2। ये ग्राफ कैसे आया, तो ये आइडिया से लगाएंगे, कैसे, तो ये स्ट्रेट लाइन तो नहीं होगा, है ना, कुछ आइडियाज अगर हम लोग अप्लाई करें ना तो हाईली मैथमेटिकल होने से बचेंगे, है ना, आप लोग नीट के स्टूडेंट्स हैं, हाईली मैथमेटिकल होने से हम लोगों को अभी बचना है। और एमएमपी जेई के भी होते ना तो मैं ये सजेस्ट नहीं करता, ये तो हम लोग देखेंगे कैसे होगा, जैसे आप डाउट वाउट में पूछिएगा कि ये ग्राफ कैसे होगा, मैं वैसे बता देता हूँ कि ये ग्राफ जी ओरिजिन से पक्का पास करेगा। क्यों पास करेगा, क्योंकि x 0 पे फील्ड 0 है, तो x 0 पे e 0। दूसरी बात, ये कर्व क्यों होगा, तो कर्व इसलिए होगा क्योंकि x और e में लीनियर रिलेशनशिप नहीं है, ऊपर x है नीचे x x स्क्वायर की पावर 3/2 है, इसलिए लीनियर नहीं होगा, इसलिए कर्व होगा। और तीसरी बात, ऐसा क्यों होगा, क्योंकि r/√2 पे इसे मैक्सिमाइज होकर फिर घटना है, तो ये r/√2 तक बढ़ेगा और फिर घटेगा। उसी तरीके से अगर आप इधर जाएं, अगर राइट साइड वाला डायरेक्शन हमारा पॉजिटिव है, अगर ये पॉजिटिव रिंग है और ये वाला डायरेक्शन पॉजिटिव है और ये वाला डायरेक्शन नेगेटिव है, तो इस साइड का क्या हो जाएगा, तो दिस इज द EX ग्राफ। लेकिन यही पे ये E वेक्टर वर्सेस X ग्राफ है, ध्यान रखना है, कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये E वेक्टर वर्सेस X ग्राफ है ना, दिस इज E वेक्टर वर्सेस X ग्राफ प्रोवाइडेड राइट साइड डायरेक्शन इज पॉजिटिव, है ना। जैसे यही
प्लस क्यू चार्ज ना होकर निगेटिव चार्ज होता तो ये ग्राफ इधर से ऊपर हो जाता, इधर नीचे हो जाता। अगर ये प्लस क्यू चार्ज, ये रिंग पॉजिटिव चार्ज ना होकर के नेगेटिव चार्ज होता और इस डायरेक्शन को हम लोग अपना रेफरेंस डायरेक्शन मान लेते पॉजिटिव, तो ये वाला पोर्शन ऊपर हो जाता, ये वाला पोर्शन नीचे हो जाता। दूसरी बात, अगर यहीं पे मेरे से कोई कहता है कि मॉड ई वर्सेज एक्स ग्राफ बताओ, मॉड ई वर्सेज एक्स ग्राफ, यानी अब मुझे केवल मैग्नीट्यूड की बात करनी है। यानी ये तो चलो ठीक है, मैग्नीट्यूड क्या मतलब, ये तो पॉजिटिव रहेगा, ये वाला पोर्शन भी हम लोग पॉजिटिव ही ले लेंगे, ये वाला पोर्शन भी क्या ले लेंगे, क्योंकि मॉड की बात कर रहा है। मॉड की बात का मतलब इसका क्या ले लेंगे, नेगेटिव पार्ट का रिफ्लेक्शन ले लेंगे। सो दिस इज द ग्राफ, मॉड ई वर्सेज एक्स ग्राफ ये हो जाएगा, ई वर्सेज एक्स ग्राफ ये हो जाएगा। Due to a solid sphere, सॉलिड स्फीयर की जब हम बात कर रहे हैं तो अभी हम लोग कंडक्टिंग की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, कंडक्टिंग की बात कर रहे हैं, है ना। सॉरी, नॉन कंडक्टिंग की तो पहले बात कर लेते हैं, नॉन कंडक्टिंग। जैसे मान लीजिए ये एक स्फीयर है, ये पॉजिटिवली चार्ज है, आर इसका रेडियस है, इस पे क्यू चार्ज है। तो ध्यान ये रखना है, एक बात आपको मैं बता दूं कि अगर नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर है और उसको जब आप चार्ज देंगे ना, तो चार्ज इसके पूरे वॉल्यूम में समा जाएगा। इसमें समा जाएगा, वॉल्यूम में समा जाएगा। तो वॉल्यूम में समाने का मतलब क्या है, तो वॉल्यूम में समाने का मतलब है कि इसके लिए हम लोग एक टर्म डिफाइन करेंगे, रो दैट इज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। और आप जानते हो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, और ये रो कितना होता है, तो इट इज dq by dv, dq by dv, या यही रो q by v भी हम लोग लिख सकते हैं, टोटल चार्ज बाय टोटल वॉल्यूम, अगर रो क्या है, कांस्टेंट, इफ रो इज कांस्टेंट। और रो dq by dv कब लिखेंगे, तो ये कभी भी लिख सकते हैं। ध्यान ये रखना है, रो q by v लिखे, रो q by v आप तभी लिख सकते हो जब रो कांस्टेंट हो, यानी चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूनिफॉर्म है। लेकिन अगर नॉन यूनिफॉर्म रहा, हालांकि यहाँ ये यूनिफॉर्म हम लोग मानेंगे, जब तक कुछ मेंशन ना हो हम लोग रो को यूनिफॉर्म मानेंगे। कभी कभी नॉन यूनिफॉर्म वाले भी क्वेश्चंस आते हैं, वहां हम लोग देखेंगे, वहां हम लोग रो इज इक्वल टू क्यू बाई वी नहीं लिख पाएंगे, रो इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी वी हम लोगों को वहां लिखना पड़ेगा। ये दोनों, ये ऑलवेज ट्रू है, लिख लीजिएगा, ये ऑलवेज ट्रू, और रो इज इक्वल टू क्यू बाई वी कब, जब रो कांस्टेंट। तो टोटल चार्ज, अगर इसका रेडियस r है, इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे अगर मुझे कोई कहे कि रो क्या हो जाएगा, तो इस केस में रो जो होगा वो q बाई 4/3 पाई r3 हो जाएगा। दिस इज द रो, अगर रो कांस्टेंट है। अब मेरे को क्या करना है, तो मुझे अब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है आउटसाइड। तो ई आउटसाइड की अगर हम बात करें, बाहर के किसी पॉइंट, मान लो ये P पॉइंट है, ये P, E एट P का मतलब क्या है, आउटसाइड। ये कैसा पॉइंट है, आउटसाइड। तो ध्यान रखना, आउटसाइड पॉइंट के लिए सॉलिड स्फीयर के किसी भी बाहरी पॉइंट पे, मतलब आर, सेंटर से आर तक तो सरफेस हो गया, वहां से आगे, यानी फॉर ये जो स्मॉल आर है, मान लो ये स्मॉल आर है, ये स्मॉल आर ग्रेटर देन आर के लिए हम इस सॉलिड स्फीयर को पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट करते हैं। यानी बाहर के किसी भी पॉइंट के लिए ये सॉलिड स्फीयर पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट किया जाता है, जिसमें चार्ज को ये माना जाता है कि वो इसके सेंटर पे कॉन्संट्रेटेड है। तो इस केस में क्या हो जाएगा, ई एट पी हो जाएगा सिंपल के क्यू बाई आर स्क्वायर, क्या हो जाएगा, के क्यू बाई आर स्क्वायर। अच्छा, और आर ग्रेटर देन और इक्वल टू आर भी लिख दे तो कोई दिक्कत नहीं। तो सरफेस पे अगर आई आउटसाइड, ई सरफेस क्या हो जाएगा, ई सरफेस क्या हो जाएगा, यानी सरफेस के किसी पॉइंट पर अगर हम चले जाएं तो हो जाएगा के क्यू बाई, और आर बराबर क्या ले लेंगे, कैपिटल आर ले लेंगे, तो के क्यू बाई आर। ध्यान रखना।
और अगर ई आउटसाइड हो गया, ई सरफेस हो गया, ई इनसाइड क्या हो जाएगा, ई इनसाइड का मतलब आर लेस देन आर, यानी सेंटर से आर डिस्टेंस पे, जैसे मान लीजिए कोई पूछता है ये स्मॉल आर डिस्टेंस पे, यहाँ पे जैसे फील्ड जितना यहाँ होगा उतना ही यहाँ होगा, उतना ही यहाँ होगा, यहाँ हर जगह फील्ड क्या होगा, मैग्नीट्यूड में सेम होगा, और पॉजिटिव है तो रेडियली अवे होगा, जिसको हम लोग गॉस लॉ से भी आप लोगों ने निकाला होगा, है ना, जब आपने गॉस लॉ अप्लाई किया होगा बोर्ड के प्रिपरेशन के दौरान तो आपने देखा होगा, है ना। तो अगर सेंटर से स्मॉलर डिस्टेंस पे जाए और इस पॉइंट की बात करें तो वहां पे जो ई होता है दैट ई इज रो आर बाई 3 एप्सिलॉन। ध्यान रखना, ये डायरेक्ट मैं रिजल्ट लिख रहा हूं, कितना हो जाता है, सेंटर से आर डिस्टेंस पे स्मॉल आर, सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस पे इनसाइड द स्फीयर फील्ड कितना हो जाता है, रो आर बाई 3 एप्सिलॉन। और आर के ऊपर अगर मैं वेक्टर लगा दूं तो यहां वेक्टर लगा सकता हूं, कैसे, तो अगर पॉजिटिव चार्ज है तो रेडियली अवे, और अगर ये नेगेटिव चार्ज है तो अंदर की तरफ, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है तो रेडियली क्या हो जाएगा, अवे, ठीक है ना, ध्यान रखिए, रो आर बाई 3 एप्सिलॉन। रिमेंबर दिस थिंग। तो यहां हम लोग देख सकते हैं कि फील्ड जो है वो आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। सिर्फ अगर इनसाइड की बात करें तब स्फीयर के अंदर सेंटर से जैसे जैसे आगे जाएंगे फील्ड आर के साथ लिनियरली बढ़ेगा, यानी सेंटर पे फील्ड क्या हो जाएगा, जीरो। जैसे कोई पूछेगा ओ, जैसे सपोज दिस पॉइंट इज ओ दैट इज द सेंटर, ओ पे फील्ड कितना हो जाएगा, तो ओ पे आर क्या हो जाएगा, जीरो, यहां जीरो रखेंगे फील्ड क्या हो जाएगा, जीरो। और जैसे जैसे आगे बढ़ेगा सरफेस तक ई आर के साथ लिनियरली वेरी करेगा, रो बाई 3 एप्सिलॉन नॉट इज अ कांस्टेंट, सो ये लिनियरली वेरी करेगा, ध्यान रखिए। जैसे ग्राफ की बात करें, ये हमारा स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर, पॉजिटिवली चार्ज है, आर इसका रेडियस है, क्यू इस पे चार्ज है, और अगर कोई कहता है कि यार ग्राफ ड्रॉ करो, यार ग्राफ ड्रॉ करो, पॉजिटिव चार्ज है, रेडियल डायरेक्शन पॉजिटिवली होगा, तो सेंटर से लेके आर तक लिनियरली वेरी करेगा, सो लिनियरली वेरी करेगा, कब तक वेरी करेगा, आर इज इक्वल टू आर तक, और आर इज इक्वल टू आर के बाद क्या हो गया है, के क्यू बाई आर स्क्वायर, ये घटेगा, ध्यान रखिए। दिस इज द ईआर ग्राफ फॉर ए सॉलिड स्फीयर व्हिच इज नॉन कंडक्टिंग, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के लिए ये ईआर ग्राफ। अच्छा, यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे नीट में, ये जो स्लोप है ये एंगल थीटा है, तो आपसे कोई पूछ सकता है tan थीटा कितना हो जाएगा, tan थीटा कितना हो जाएगा। तो देखिए ये पहले इस पार्ट को देखो, ये जो ग्राफ है उसका जो स्ट्रेट लाइन पार्ट है वो कहां से आया है, तो ये बेसिकली किस चीज का इक्वेशन है, तो इनसाइड के इलेक्ट्रिक फील्ड का आर के साथ इक्वेशन है, और वो इनसाइड वाला फॉर्मूला क्या आया था अभी, रो आर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। तो देखिए ध्यान रखिएगा, एक चीज मैं बता दूं, जैसे y इक्वल टू mx, ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है जहां m क्या होता है, स्लोप, यहाँ y का काम कौन कर रहा है, e, और x का काम कौन कर रहा है, r, तो m का काम कौन करेगा, यानी यहाँ पे m जो होगा वही tan थीटा होगा, और वो कितना हो जाएगा, रो बाई 3 एप्सिलॉन। तो बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे ये थीटा का वैल्यू दे करके आपसे कोई पूछ देगा इफ थीटा इज 45 डिग्री देन व्हाट इज द वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, तो tan थीटा, थीटा 45, tan 45 क्या हो जाएगा 1, और 1 इज इक्वल टू रो बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, तो 1 इज इक्वल टू रो बाई 3 एप्सिलॉन नॉट से रो कितना आ जाएगा, 3 एप्सिलॉन नॉट। जैसे कि एग्जांपल मैं यही पे लिख देता हूं, इफ बराबर tan थीटा, ध्यान रखना है ये रिजल्ट याद रखिएगा, इस रिजल्ट पे क्वेश्चन आ सकता है नीट में, ध्यान रखिएगा। जैसे एग्जांपल के लिए इजी एग्जांपल, इफ थीटा इज इक्वल टू 45 देन रो इज इक्वल टू व्हाट, रो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो थीटा 45 का मतलब tan 45 इज इक्वल टू रो बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, tan 45 इज 1 इज इक्वल टू रो बाई 3 एप्सिलॉन नॉट व्हिच इंप्लाइज रो इज इक्वल टू 3 एप्सिलॉन नॉट। आंसर जैसे ऑप्शन होंगे 1 एप्सिलॉन, एप्सिलॉन नॉट, 2 एप्सिलॉन नॉट, 3 एप्सिलॉन नॉट, 4 एप्सिलॉन नॉट, तो किस पे क्लिक करेंगे, किसको सही करेंगे, सी ऑप्शन को, सी पे क्या था 3 एप्सिलॉन। ऑलराइट,
अच्छा, यही पे सॉलिड स्फीयर कंडक्टिंग होता, अगर ये कंडक्टिंग होता तो कंडक्टर्स के इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में आप लोग थोड़ा सा पढ़े हुए हैं, होता कुछ नहीं, एक चेंजिंग आ जाती। इस केस में ई इनसाइड जो होता है ना वो जीरो हो जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में किसी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जीरो होता है। इस बात को आप अभी लर्न करो, ठीक है ना। अभी इसको ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज कम टाइम में हम लोगों को पूरा का पूरा सिलेबस रिवाइज करना है। इसलिए ध्यान रखेंगे कि इनसाइड क्या हो जाएगा, कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर या किसी भी कंडक्टिंग बॉडी के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जीरो होता है। लेकिन बाहर वाला फॉर्मूला एज इट इज चलता। अगर स्फीयर से बाहर की बात करें तो फॉर्मूला बिल्कुल वही होता जो नॉन कंडक्टिंग के लिए था। इसलिए ई आउटसाइड हम लोग सीधे क्या लिखेंगे, कंडक्टिंग के लिए ई आउटसाइड क्या लिखेंगे, इनसाइड तो जीरो हो जाएगा, ई आउटसाइड हो जाएगा के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो अगर कंडक्टिंग के लिए ग्राफ ड्रॉ करने की बात आई, या ग्राफ कंडक्टिंग के लिए, तो क्या हो जाएगा, तो r इज इक्वल टू r तक तो जीरो हो जाएगा, यानी दिस ग्राफ इज लाइक दिस, और उसके बाद ये किसके लिए है, कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर, कंडक्टिंग सॉलिड filled due to a, थर्ड पॉइंट लिखिए, filled due to a spherical cell, spherical cell। अगर spherical cell की बात करें तो यूनिफॉर्मली चार्ज्ड spherical cell, जब तक कुछ मेंशन ना हो यूनिफॉर्मली चार्ज होना है। तो अगर ये सेल है तो इस पे ऐसे चार्ज होगा, ठीक है ना, और इसके अंदर ई इनसाइड जो होगा वो जीरो हो जाएगा, इनसाइड बराबर जीरो, ई आउटसाइड जो होगा बिल्कुल वैसे ही चलेगा, पॉइंट चार्ज। यानी आउटसाइड पॉइंट के लिए फिर से ये पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट किया जाएगा। जैसे सेल की बात करें तो बाहर के किसी पॉइंट के लिए इसे हम लोग पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट करेंगे, जहां पे सारे के सारे चार्ज को कहां कंसंट्रेटेड मानेंगे, सेंटर पे। तो ई आउटसाइड क्या हो जाएगा, के क्यू बाई आर स्क्वायर। उसी तरीके से ई एट सरफेस क्या हो जाएगा, ई एट सरफेस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा के क्यू बाई रेडियस का स्क्वायर। और ई इनसाइड क्या हो जाएगा, ई इनसाइड हो जाएगा जीरो, अंदर में फील्ड हो जाएगा जीरो। ध्यान रखिए इस बात। फील्ड ड्यू टू स्फेरिकल सेल। अगर ग्राफ की बात करें तो ग्राफ यहां भी वैसे ही चलेगा, ये ग्राफ, ये r इज इक्वल टू r तक जीरो होगा, क्योंकि और उसके बाद ये ग्राफ ऐसा होगा, क्योंकि r बढ़ने पे जब हम रेडियस से ज्यादा डिस्टेंस पे जाएंगे तो फिर घटना स्टार्ट हो जाएगा। फील्ड ड्यू टू ए डिस्क, इस फॉर्मूले को, डिस्क के बारे में ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन केवल मैं फॉर्मूला लिख देता हूं कि मान लीजिए एक डिस्क है और ये पॉजिटिवली चार्ज है, तो सारा का सारा चार्ज इसमें किसमें समाया होगा, सरफेस में। तो यहां हम लोग एक टर्म डिफाइन करते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, है ना। सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा से डिनोट करते हैं, और ये होता है dq बाई सिग्मा इज इक्वल टू dq बाई dA, सिग्मा इज इक्वल टू dq बाई dA। ये कब होता है, ये यानी ये फॉर्मूला हमेशा वैलिड है, ये ऑलवेज वैलिड है, ऑलवेज ट्रू। लेकिन सिग्मा इज इक्वल टू हम लोग q बाई a भी लिख सकते हैं, चार्ज बाई एरिया भी लिख सकते हैं। ये कब, तो जब सिग्मा कांस्टेंट है, सिग्मा कांस्टेंट। तो
इस केस में अगर इसका रेडियस r है इस डिस्क का, इस पे q चार्ज सिग्मा इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी है, तो यहां से x डिस्टेंस पे p कोई पॉइंट है एक्सिस पे, तो E एट p जो होता है दैट इज सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू 1 माइनस x बाई अंडर रूट r स्क्वायर प्लस x। सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू 1 माइनस x बाई अंडर रूट r स्क्वायर प्लस x। और यहां से एक चीज क्लियर है कि अगर ये x काफी छोटा हुआ या r काफी बड़ा हुआ, r अगर काफी बड़ा हुआ, यानी वही ये जो फॉर्मूला आप लोग गॉस लॉ में देखे होंगे इन्फिनाइट सीट का, यानी अगर ये r काफी हो जाए और x काफी स्मॉल हो जाए तो इस डिस्क को हम लोग इन्फिनाइट सीट भी कह सकते हैं। आई रिपीट कि अगर ये रेडियस बहुत ज्यादा हो जाए, यानी ये डिस्क काफी बड़ा हो जाए और x उसके सामने छोटा हो जाए, तो ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा और उस केस में सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू 1। यानी यहीं से मैं बिना गॉस लॉ लिखे हम लोग इन्फिनाइट सीट का फील्ड निकाल सकते हैं। कैसे? तो उस केस में फॉर इन्फिनाइट सीट के आसपास क्या हो जाएगा कि सिग्मा बाई सिंपल 2 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि ये वाला टर्म जो होगा ये जीरो हो जाएगा उस केस में, तो ध्यान रखिएगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन। एक होमवर्क में दे रहा हूं, ये जो आया है ना सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू 1 माइनस x बाई अंडर रूट r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, ये जो आया था, ये ग्राफ आप ड्रॉ करना है ना, जरूरी नहीं है ना, जिसकी इच्छा वही ड्रॉ करेगा, सबको ड्रॉ करने की जरूरत यहाँ नहीं है। अगर आप नीट के स्टूडेंट हो तो ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक बार ट्राई जरूर करना अगर आपको मन करे तो, इससे थोड़ा सा मैथमेटिकली स्मार्ट हो, ठीक है ना। और बाकी जूम सेशन में हम सब डाउट करेंगे। तो हमने डिस्क के कारण, रिंग के कारण, सॉलिड स्फीयर के कारण, सेल्फ कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग सबके कारण फील्ड देखा है ना, कैसे फील्ड निकालते हैं हम लोग। दूसरी बात, एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, ये आप ट्राई कीजिएगा। This is the question. This is a rod. इस पे प्लस Q चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज है, L इसका लेंथ है या 2L इसका लेंथ है। इसका लेंथ क्या है? 2L है। यहाँ इसका सेंटर है, इस पे टोटल चार्ज Q है, तो इसके सेंटर से x डिस्टेंस पे P कोई पॉइंट है, E एट P क्या हो? फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट, है ना। दिस इज द क्वेश्चन आप कीजिएगा। यहाँ मैं एक बात समझा दूं, यहाँ पे टर्म डिफाइन करेंगे हम लोग लैम्डा, लीनियर चार्ज डेंसिटी। क्या डिफाइन करेंगे? लीनियर चार्ज डेंसिटी। और लीनियर चार्ज डेंसिटी का मतलब चार्ज पर यूनिट लेंथ, यानी ये लैम्डा जो होता है वो dq बाई dl होता है। ये ऑलवेज ट्रू है, ये हमेशा सही है, और यही लैम्डा q बाई l हो जाता है टोटल चार्ज बाई। जैसे यहाँ पे आपसे कोई पूछेगा कि अगर ये यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड है, यानी चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है, तो लैम्डा यहाँ क्या हो जाएगा? तो टोटल चार्ज q बाई टोटल लेंथ कितना है ना। आप इसको ट्राई कीजिएगा। आई रिपीट द क्वेश्चन, एक रॉड है जो कि यूनिफॉर्मली चार्ज है, उसके सेंटर से x डिस्टेंस पे P पॉइंट पे कितना फील्ड होगा? रॉड के अलोंग वो पॉइंट है, कहाँ पे है? रॉड के अलोंग वो पॉइंट है। ऑलराइट।